नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अपवाद तंत्र का कि राजस्थान के अंदर कितने प्रकार का अपवाद तंत्र पाया जाता है। दोस्तों, अपवाद तंत्र कहते किसे हैं? नदियों का वह जाल तंत्र जिसके द्वारा धरातलीय जल प्रवाहित होता है अपवाद तंत्र कहलाता है। नदियों का वह जाल तंत्र जिसके द्वारा धरातलीय जल प्रवाहित होता है उसे अपवाद तंत्र कहते हैं। राजस्थान के अपवाद तंत्र को दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह, एक ही बात है। दूसरा है अरब सागरीय जल प्रवाह। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह। अर्थात अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का तंत्र और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का तंत्र, तीन भागों में विभाजित किया जाता है अपवाद तंत्र को, जिसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आंतरिक जल प्रवाह का आता है। यानी कि कुल नदियों की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जल क्षेत्र आता है वो आंतरिक जल प्रवाह का आता है। 60.5% जो क्षेत्र है वो आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा अरब सागरीय, इसका आता है 17.1% और बंगाल की खाड़ी का है 22.4%। अर्थात ये जो 60.5, 17.1 और 22.4 है, यह राजस्थान के कुल अपवाद तंत्र का इनमें हिस्सेदारी है। यानी सबसे ज्यादा जो है वो आंतरिक जल प्रवाह का। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में राजस्थान ही एक ऐसा है जहां आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाहित नदियां पाई जाती हैं। बाकी जो धरातलीय जल है वह तंत्र पाया जाता है राजस्थान के अंदर ही आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह की नदियां पाई जाती हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां देखो दोस्तों कौन कौन सी हैं? कांतली, काकड़ी या काकनेय, साबी, घग्गर, रोपनगढ़, रोपारेल और मेंथा। ये 7 नदियां हैं दोस्तों, कांतली, काकड़ी, साबी, घग्गर, रूपनगढ़, रूपारेल और मेंथा। ये सातों नदियां किसमें है? आंतरिक जल प्रवाह या अंतःस्थलीय जल प्रवाह में सम्मिलित है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में सीधा सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की है या कौन सी नदी नहीं है। तो आप इन सातों का नाम याद रखिए। एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों। काकोसा घग्गर के किनारे रूम बना। दोस्तों, कोई लड़का है वो अपने काकोसा को कह रहा है कि घग्गर के किनारे रूम बना। कहां से? कांतली, फिर कहां से? काकड़े, सा से साबी, घग्गर, रू से यहां 2 है रूपनगढ़ और रूपारेल, और मैं से है यहां मेंथा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 और यहां 2 है 7 6 और 1 7। तो ये 7 नदियां हैं वो आंतरिक जल प्रवाह की आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। अब दोस्तों एक एक नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी नदी है, वो कहां से निकलती है, उद्गम स्थल कहां है और वो कहां जाकर के विलुप्त होती है। दोस्तों, जिसमें पहली नदी हम चर्चा कर रहे हैं कांतली नदी। तो कांतली नदी जो है दोस्तों वह है आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांतली, जो कि
सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से, सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू को दोस्तों दो भागों में विभाजित करती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। दोस्तों देखो यहां खंडेला की पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियां, रेवासा जगह का नाम है, रेवासा जिला है सिक्कर। यहां से निकल के झुंझुनू को लगभग दो भागों में बांटती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पर, यहां गांव है मंडावा, मंडावा गांव झुंझुनू और चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी। दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी। किसका प्रवाह क्षेत्र? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। दोस्तों इसके किनारे, इस कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। दूसरी कहां से दोस्तों? कांकड़ी नदी। कौन सी नदी? कांकड़ी। कांतली का से कांकड़ी राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी। दोस्तों मात्र 17 किलोमीटर लंबाई। कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर। उद्गम स्थल है कोठारी गांव से निकलकर भुज झील और भुज झील के बाद में मीठा खाड़ी में गिरती है। दोस्तों मीठा खाड़ी, और भुज झील का निर्माण होता है भुज झील जैसलमेर के अंदर। कहां? जैसलमेर। उपनाम है इसका काकनेय। क्या नाम है? काकनेय। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं स्थानीय भाषा में? मसूरदी नदी। दोस्तों दो नदियां हो गई अपनी, काकनी और कातली। सूत्र में था अपना, ट्रिक थी काका काको सा, तो अब सा से कौन सी थी? साबी। साबी दोस्तों यहां जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। किसकी पहाड़ियों से? सेवर की पहाड़ियां उद्गम स्थल है इसका। और सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर से प्रवाहित होती हुई गुड़गांव के पटौदी, हरियाणा में पटौदी गांव में जाकर के विलुप्त हो जाती है। उद्गम स्थल का है इसका जयपुर, सेवर की पहाड़ियां। इसके किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। किसके किनारे? साबी नदी के किनारे। दोस्तों अलवर की सबसे बड़ी नदी है, अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी? साबी। उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां, जयपुर, विलुप्त पटौदी, गुड़गांव, हरियाणा। आगे दोस्तों देखो काकोसा, घग्गर। अगली नदी कौन सी होगी इसमें? घग्गर। घग्गर नदी के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करें तो जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से। वहां कालका माता का मंदिर है और जिसके पीछे से वह निकल के आती है। हिमाचल प्रदेश शिवालिक, कालका माता के मंदिर के पीछे से। और दोस्तों यह है हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव, तहसील टिब्बी, चाहे ऑप्शन में टिब्बी हो चाहे तलवाड़ा हो, दोनों को ध्यान रखना। तलवाड़ा गांव है, टिब्बी तहसील है, हनुमानगढ़ जिला है। टिब्बी के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करके इसी के किनारे दोस्तों तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील इसी के किनारे है, जो अपने पास के नदी के पेटे से भी नीचे है। तलवाड़ा झील का हनुमानगढ़ में। यहां से दोस्तों यह भटनेर, भटनेर के दुर्ग का नाम सुना ही आपने।
कौन सा? बिंजोर। बिंजोर से यह बाहर पाकिस्तान में निकल गई और फोर्ट अब्बास तक जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। दोस्तों, शिवालिक कालका माता के मंदिर के पीछे हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के तलवाड़ा टिब्बी से यह प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। इसके किनारे भटनेर दुर्ग का निर्माण है। उसके बाद में यह अनूपगढ़ सूरतगढ़ होती हुई बिंजोर नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और पाकिस्तान का बहावलपुर इसी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के बहावलपुर होते हुए फोर्ट अब्बास तक इसका जल जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके किनारे कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता विकसित हुई। इसके प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों यहां पाली नाली या पाट कहा जाता है और पाकिस्तान में कहते हैं हकरा। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। और राजस्थान में आपके हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में क्या कहते हैं? नाली या पाट। दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू दो राजस्थान में ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से? बीकानेर और चूरू। चूरू की सीमा पर जाकर के कादली, अभी हमने पढ़ा था, कादली जो है वो चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हुई थी। तो चूरू और जो आपका बीकानेर है वहां कोई भी नदी नहीं है। कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल, नाली या पाट इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 456 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान से प्रवाहित होने वाली आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखना, राजस्थान से प्रवाहित होने वाली आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जबकि कातली जो नदी थी वो थी राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ध्यान रखना, दोनों में की और से का अंतर है दोनों नदियों में। आगे दोस्तों हम चलते हैं उपनाम किसके? घग्गर नदी के। मृत नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे बिहार का शोक कोसी, ऐसे ही राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं। द्वेषवती नदी, सरस्वती नदी, यहां थोड़ा सा आप ध्यान देना दोस्तों। द्वेषवती नदी जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है आपको। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और बताया जाता है कि जो द्वेषवती नदी ऋग्वेद में जो मिलती है उसे वर्तमान में अमानी शाह का तालाब या नाला, अमानी शाह का नाला, ये द्वेषवती नदी दोस्तों घग्गर नदी के उपनाम है। जबकि ये जो द्वेषवती नाम ऋग्वेद में जो मिला है वह अमानी शाह का नाला वर्तमान में जयपुर, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर की लाइफ लाइन। किसे? इस ऋग्वेद के अंदर जो वर्णन मिलता है वह ये द्वेषवती नदी, इसका नाम है। ऋग्वेद में दो का नाम मिलता है, एक तो मिलता है द्वेषवती नदी का, एक मिलता है सरस्वती नदी का। तो ऋग्वेद में जो द्वेषवती नदी है वह वर्तमान में बताया जाता है जयपुर अमानी शाह का नाला, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों हम। काकोसा घग्गर, काकोसा ने घग्गर के किनारे रूम बनाया। अब आती है आपकी रूपनगढ़ और रूपारेल। कौन सी? रूपनगढ़ और रूपारेल। दोस्तों रूपारेल नदी अलवर की
कोई उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकलती है और भरतपुर के कुशलपुर तक जाकर के विलुप्त हो जाती है। कहां? भरतपुर विलुप्त हो जाती है। दोस्तों भरतपुर के अंदर मोती झील और सीकरी बांध, मोती झील और सीकरी बांध इसी नदी पर निर्मित है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर की लाइफ लाइन अमानी शाह का तालाब, भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील और रूपारेल, इसे भी कहते हैं रूपारेल और मोती झील, दोनों में से कोई भी हो, दोनों को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। अब दोस्तों आती है रू से रूपनगढ़। कौन सी आती है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ का उद्गम स्थल दोस्तों अजमेर के किशनगढ़ के सलेमाबाद। कहां से? सलेमाबाद, किशनगढ़, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है ना, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। तो सलेमाबाद से इसका उद्गम हुआ और दोस्तों यहां सांबर झील है, सांबर लेक, नागौर, अजमेर और जयपुर, नागौर, अजमेर और जयपुर की सीमा पर जो सांबर झील है उसमें जाकर के ये अपना जल डालती है। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। कौन सी? रूपनगढ़। आगे बच गई मेंथा। मेंथा दोस्तों मनोरपुर, जयपुर, मनोरपुर की पहाड़ियां हैं जयपुर के अंदर, मनोरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह भी अपना जल किसमें लाती है? सांबर झील में लाकर के अपना जल डालती है। कौन सी? मेंथा, मेंथा नदी। दोस्तों यहां इस मेंथा नदी के किनारे ही जैनियों का तीर्थ स्थल है। किसके किनारे? मेंथा नदी के किनारे। किसका तीर्थ स्थल है? जैनियों का तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल। ध्यान रखना। इस जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है? लूणवा। नाम क्या है? लूणवा। कौन सा तीर्थ स्थल है? जैन तीर्थ स्थल है। नाम क्या है? लूणवा। लूणवा गांव है नागौर के अंदर और यहां लूणवा जैन तीर्थ स्थल है जैनियों का। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आंतरिक जल प्रवाह की नदियां पढ़ी। आगे की जो नदियां हैं, अरब सागरीय जल प्रवाह, बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।